जय हिंद साथियों, आज तारीख है 26 नवंबर। तो चलिए प्रारंभ करते हैं आज का इंपोर्टेंट करंट अफेयर को। हम लोग देखेंगे जो बड़ी बड़ी खबर आपके सामने जो निकल के आता है, जो न्यूज़पेपर में होता है, वही सब हम लोग देखते हैं। तो चलिए सबसे पहले हम लोग जो है बात करेंगे अपना प्रधानमंत्री के बारे में। ये पहले भारत के पहले ऐसे प्रधानमंत्री हो गए जो स्वदेशी निर्मित जो फाइटर जेट होता है, ठीक है, जो हम लोग का LCA है, लाइट कॉम्पैक्ट एयरक्राफ्ट है, तेजस, उस पर उड़ान भरने वाले प्रधानमंत्री बन गए हैं। देखिए इससे पहले भी उड़ान भरे हैं। अभी आपको मालूम होना चाहिए सबसे पहले जो है पहली राष्ट्रपति बनी थी प्रतिभा सिंह पाटिल, जो आपका MiG-21 में उड़ान भरी थी। उसके बाद फिर अभी अपना जो राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू है, ये भी उड़ान भरी है। ये सब कोई 30 से उड़ान भरी थी। और ये सब जानता है, ये सब अपना सारा रूस से लिए हम लोग, है ना। तो अपना स्वदेशी निर्मित पहला जो है आपका ये तेजस है, ठीक है। और इस तेजस का नामांकन मालूम है हमारे पूर्व प्रधानमंत्री रहे अटल बिहारी वाजपेयी 2003 में किया था, ठीक है। तेजस नाम अगर आपको कोई पूछ दे, ये जो है, क्योंकि देखिए इस तेजस को जो है, देखिए इस तेजस का जो है अभी बहुत ज्यादा चर्चा है। अब देखिए हुआ क्या ना कि इस तेजस में हमारे प्रधानमंत्री जी इसमें बैठे। प्रधानमंत्री इंटरनेशनल फेस है, ठीक है। ग्लोबल मीडिया जो भी इंटरनेशनल जो मीडिया है, इस फोटो को क्या करेगा, अपने कंट्री के किस में मेन पेज में देगा। और फाइटर जेट में इस तरह से उड़ान भरना और नया जो है तकनीक से स्वदेशी से बना है, तो ये एक तरह से ये दो तीन चीज मायने रखता है, ठीक है। हम लोग को बाजार भी मिलने वाला है, हम लोग का नाम भी हो रहा है, ठीक है। तो ये सारे चीज के बारे में अभी बिल्कुल भी बात करेंगे। तेजस का क्षमता क्या है, ये कब आया, फिर ये जो है अभी आपका एक जो है जनरल इलेक्ट्रिक्स है, ठीक है। जनरल इलेक्ट्रिक एरोस्पेस है आपका अमेरिका का। प्रधानमंत्री मोदी अमेरिका गए हुए थे, तो वहां से डील करके भी आए। इसका एडवांस रूप बनाने वाले हम लोग, ठीक है। तेजस मार्क 2 करके बनाने वाले हैं। अभी इसको 83 को देने वाला है एयरफोर्स को, और इसको बना रहा है आपका हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड, ठीक है। तो हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के बारे में जानेंगे। नवरत्न कंपनी है, ठीक है। वो सब कुछ होगा आज बिल्कुल भी। इसके बारे में यहां से आपका प्रश्न बनने का पूरा संभावना रहता है। और ये आपका फ्रंट पेज का आज का न्यूज है, ठीक है। तो फ्रंट पेज का न्यूज को हम लोग को कवर करना बनता है, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। आगे क्वेश्चन क्या है, आगे क्वेश्चन ये है, देखिए अभी कतर के दोहा में आपका जो है एक चैंपियनशिप होता है। देखिए ये स्नूकर क्या होता है, विश्व आपका जो रेड 6 आपका महिला चैंपियनशिप होता है। प्रत्येक आपको ये जो है महिला है, इसका नाम है विद्या पिल्लई, ठीक है। इसने जो है ये चैंपियनशिप आपका जीत लिया है, तो इसके भी बारे में देखेंगे। उसके अलावा क्या है, अभी आपका 7वां आपका ग्लोबल बंगाल बिजनेस समिट हो रहा था बंगाल के कलकत्ता में, ठीक है। तो उसी के समापन समारोह में ममता बनर्जी है, बंगाल की मुख्यमंत्री है, तो सौरभ गांगुली को क्या किया है भैया, स्टेट का जो है अपना ब्रांड एम्बेसडर घोषित किया है। तो सौरभ गांगुली को इसको देख लेंगे, ठीक है। उसके अलावा क्या है, अभी आपके सूचना एवं प्रसारण मंत्री हैं हम लोग के अनुराग सिंह ठाकुर, अभी गोवा में भी जाके गए थे, है ना। 54वां IFFI चल रहा, तो उसने क्या घोषणा किया है कि जिस तरह से खेलो इंडिया होता है ना, खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम, खेलो इंडिया यूथ गेम, खेलो इंडिया विंटर गेम, तो उसी तरह से खेलो इंडिया पैरा गेम भी होने वाला है, और पहली बार होगा, और ये दिल्ली में होगा, ठीक है। और अभी हम लोग का जो है, जो हम लोग का पैरा दल था, एथलीट वाले सब कुछ गए थे चाइना का 19वां एशिया चैंपियनशिप हो रहा था, अच्छा खासा 111 पदक लेके आए थे, ठीक है। तो ये सारा चीज हम लोग का बात होगा। देखिए ये जो बड़ी खबर निकल के आता है हम उसी को बात करते हैं। उसके अलावा ये तो बहुत बलंडर हो गया, पूरे यूरोप में जो है भूकंप आ गया है। भूकंप का मतलब धरती डोलना नहीं समझिएगा, भूकंप का मतलब है वहां का राजनीति उथल पुथल हो गया। ये है भैया बिल्डर साहब, ये क्या है, नीदरलैंड में हुआ था चुनाव, और वहां पे चुनाव जीत गए, और ये बनने वाले प्रधानमंत्री। हुआ क्या है, देखिए ये जो है ना बहुत खतरनाक आदमी है। ये जो प्रवासी लोग है ना, प्रवासी विरोधी बयान में ये बहुत फेमस रहता है। ये अपने यूरोप में किसी को देखना नहीं चाहता है, ये यूरोपियन यूनियन से अलग होना चाहता है, ठीक है। जानते हैं पूरे यूरोपियन यूनियन में जो है नीदरलैंड का अच्छा रहता है, ठीक है, क्योंकि इसके पास सबसे बड़ा बंदरगाह वहीं पे है, रोटरडम बंदरगाह के नाम सुने होइएगा, ठीक है। तो ये जो है ना इस्लाम विरोधी भाषण देते हैं एकदम जबरदस्त वाला, ठीक है। अब बोला ना कि अगर हम वहां पे सत्ता में बैठेंगे, अब बैठे नहीं वाले हैं, ठीक है। तो अब क्या करेंगे ना, वहां का जो है कुरान है उसको हम बैंड कर देंगे, ठीक है। जबकि ज्यादा जनसंख्या नहीं मुस्लिम 5% है। 55% नीदरलैंड में 1,80,00,000 का जनसंख्या रहता है, उसमें से आपका 55% जनसंख्या ऐसा है जो कोई धर्म को नहीं मानता है, ठीक है। तो 5% वहां पे मुस्लिम है, कुछ है कैथोलिक है, कुछ प्रोटेस्टेंट। तो कहने का मतलब है ज्यादा वहां धार्मिक चीज नहीं है, तब भी इस चीज को तूल देकर के बहुत खतरनाक दक्षिणपंथी आदमी है, ठीक है। बिल्कुल भी दक्षिणपंथी आदमी है। पूरा यूरोप में एक तरह से एक नया, देखिए उधर अर्जेंटीना में बन गए जेवियर माइली, और इधर गए बिल्डर, ठीक है, नीदरलैंड में। तो नीदरलैंड के बारे में बात करेंगे, डच के भी बारे में बात करेंगे। यही है नीदरलैंड जो हॉलैंड वाले थे। कहने का मतलब है हॉलैंड का नाम को जो है लोग जो है बंद करवा दिया 2020 में आधिकारिक रूप से, कि कोई हॉलैंड कहीं पे नहीं लिखेगा, वही हॉलैंड है नीदरलैंड, ठीक है। तो इसके बारे में, और यही हॉलैंड से आए थे अपना डच लोग, अपना जो भारत में आए थे, ठीक है। तो डच सबसे पहले यहाँ पे अपना कंपनी कब खोला भाई, 1605 में मछलीपट्टनम। देखिए ये सारा चीज अभी आज बात करेंगे बिल्कुल भी, ठीक है। उसके अलावा चलिए कहां थे, ये तो हो गया गिल्डर। अब आइए
एक ज्वालामुखी है आपका, यूरोप का सबसे सक्रिय ज्वालामुखी। देखिए यूएससी का सबसे सक्रिय ज्वालामुखी कहेगा तो क्या कहिएगा, किलायू कहिएगा, जो हवाई रूप में। मगर यूरोप का सबसे सक्रिय ज्वालामुखी आपका कौन है, एटना है, और ये इटली में पड़ता है, ये सिसिली द्वीप में, ठीक है। तो वहीं पे विस्फोट हुआ है, वहां को क्लाइमेट को लेकर के, क्योंकि धुआं राख निकलता है तो बहुत ज्यादा प्रदूषक फैलाता है, तो वहां पे थोड़ा सा हो गया है गड़बड़, समझे। तो इसको लेके ये आपका क्या चर्चा में आ गया, खबर बन के आया है, ठीक है। तो इसको भी जान लेंगे, ठीक है ना। चलिए अब आगे चलिए। अभी आपका इफ्फी चल रहा है। इफ्फी मतलब क्या, इंडियन मतलब इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया, यहाँ पे गोवा में चल रहा है। तो उसमें क्या है ना, 2021 में अमृत महोत्सव मना रहे थे हम लोग, आजादी के 75 साल पे। तो उसी उपलक्ष्य में 2021 में इफ्फी में एक आपका जो है जोड़ा गया, क्या जोड़ा गया भाई, तो 75 यानी 75 क्रिएटिव माइंड्स ऑफ टुमारो करके एक श्रेणी जोड़ा गया, और ये श्रेणी को तब से 2021 से पुरस्कार दिया जाता है। तो इस बार जो है इसका श्रेष्ठ जो है लघु फिल्म का जो है श्रेष्ठ पुरस्कार जो मिला है, वो मिला है किसको, ओड को, ठीक है। और ये बहुत आपका चर्चा वाली बात है, ठीक है, ओड को मिला है, तो उसको देख लेंगे। ये क्या है ना, ये ओड क्या है, ये आपका 48 घंटा में जो युवा लोग है ना, 35 साल से कम उम्र के जो भी फिल्म निर्माता है, उसको जो है मौका दिया जाता है अपना, कि फिल्म में आप जो है अपना क्या कैरियर बनाइए और उसको जो है आगे लेके जाइए। तो इसी के लिए ये मेनली जोड़ा गया। 35 वर्ष से कम उम्र के जो भी आयु के लोग होंगे वो इसको जो है इसमें पार्टिसिपेट लेते हैं, ठीक है। और 48 घंटा में जो है आपका मिशन, लाइफ मिशन के तहत एक मूवी बनाना पड़ता है, ठीक है। तो इस बार वही ओड बनाया है, और ये क्या बताया, जो गोवा है ना, गोवा का जो तट है, ठीक है, तो गोवा का तट कैसे सुकुड़ रहा है। एक आदमी होता है, मूवी में बता रहे, एक आदमी होता है, वो जो है अपने नाव को किनारे में लगाना चाहता है, मगर कहीं जगह नहीं मिलता, तो वो नाव के बीच अपना शहर में लेके आ जाता है। तो उसी के बारे में बताया बहुत, ये आपका चर्चा में रहा है, पेपर पढ़ते होंगे तो आप लोग को पता होगा। चलिए तो प्रारंभ करते हैं आज का सेशन, यहीं तक आप लोग का था, ठीक है। तो बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, अब हम लोग आराम से चीजों को समझेंगे। चलिए तो थोड़ा सा मोटिवेट हो जाइए, बहुत जरूरी है। जब तक मोटिवेट नहीं होता है तब तक आप कोई भी काम जो है, वो जो एक एनर्जी होता है, जो एक जज्बा होता है, वो जज्बा से आदमी नहीं लगता है, लगता तो है जब आदमी खुद से मोटिवेट हो जाता है, तो फिर मोटिवेशन करने का जरूरत नहीं है। तो चलिए, सफलता तभी संभव है जब हम शॉर्टकट या आसान, क्या बोला है, सफलता तभी संभव है जब हम शॉर्टकट या आसान रास्ता चुनने की प्रवृत्ति से उबर जाएं। कहने का मतलब है सफलता हम तभी पा सकते हैं जब शॉर्टकट या आसान रास्ता जो जाता है लोग की, उसके प्रवृत्ति से उबर जाए, यानी वो रास्ता हमको लगे कि नहीं अब ये रास्ता बेकार है, ठीक है। अगर हम अस्थायी सफलता चाहते हैं तो हमें लंबी समय तक कड़ी मेहनत करने के लिए खुद को अनुशासित करना पड़ेगा। इसी वजह से अगर आप अस्थायी सफलता चाहते हैं तो आपको खुद को अनुशासित करना पड़ेगा, एक लंबे समय तक आपको ईमानदारी से मेहनत करना पड़ेगा, और अनुशासन तो बहुत जरूरी है। खुद को अनुशासित करके एक लंबे समय तक लगिए, आप बिल्कुल भी सफलता आपके हाथ में होगा। शॉर्टकट वाला रास्ता अपनाइएगा तो आपको कभी लंबी सफलता नहीं मिल सकती है। इसी वजह से मेरे भाइयों, जो भी पढ़ाई करते हैं मस्त से पढ़िए और ईमानदारी से पढ़िए, देखिए एक दिन आपके सफलता आपके आगे में आपके कदम के सामने होगा। चलिए प्रारंभ करते हैं। चलिए यहीं से शुरू करते हैं, फिर हम लोग बात करेंगे। जेबी मैली से शुरू करते हैं। नीदरलैंड के नए प्रधानमंत्री किसे चुना गया, तो नीदरलैंड के नए प्रधानमंत्री कौन होगा भैया, तो क्या कहिएगा, आपका गिट विल्डर्स हो गया। ये कहां हो गया, ये क्या हो गया, चलिए नीदरलैंड के नए प्रधानमंत्री कौन हो गए, तो नीदरलैंड के नए प्रधानमंत्री आपका हो गए गिट विल्डर्स। देखिए ये क्या है ना, गिट विल्डर्स अभी नीदरलैंड में हो रहा था चुनाव, ठीक है। ये अच्छा खासा जो है बहुमत से क्या किए हैं, ठीक है, चुनाव जीत गए। चुनाव जीत गए तो प्रधानमंत्री बनेंगे ही बनेंगे, ठीक है। और ये जो है ना दक्षिणपंथी आदमी है, ठीक है। इसका जब चुनाव हो रहा था, इस चुनाव में इसने क्या बोला कि सबसे पहले क्या बोला इसने ये बोला कि जो भी प्रवासी जो है, जो भी प्रवासी लोग यहाँ पे आते हैं, यूरोप में बहुत ज्यादा प्रवासी आपको दिखेगा, मुस्लिम लोग या फिर और कोई अदर कास्ट के लोग, बहुत सारे लोग जो है आपका वहां पे प्रवासी, तो ये प्रवासी विरोधी है, बयान देता है। एक बार आप सुने होइएगा नुपुर शर्मा को लेकर इंडिया में भी बहुत बड़ा बहस छिड़ा था, ठीक है। तो उसके सपोर्ट में ये खड़ा आ गए थे, ठीक है। बोला बहुत जबरदस्त आदमी है, ये बोला ना मुस्लिम विरोधी आदमी है। ये क्या बोला कि कुरान जो मुस्लिम का धार्मिक ग्रंथ होता है, ठीक है, बोला कि इसको जो है पढ़ना, इसको पाबंदी, मेरे देश में पाबंदी हो जाएगा, ठीक है। ये बहुत खतरनाक आदमी है, ठीक है। इसके बारे में अभी आपको हम बताते हैं। तो इसको जो है वहां के क्या बना दिए गए हैं, मतलब प्रधानमंत्री मतलब चुन लिए गए हैं। ये इसका खुद का पार्टी है, ठीक है ना। ये ज्यादा बहुत संपन्न परिवार से नहीं थे, ठीक है, बहुत मेहनत की है अपने जिंदगी में, फिर आप जो है यहाँ आके पहुंचे। तो चलिए थोड़ा सा नीदरलैंड के बारे में जान लेते हैं। देखिए नीदरलैंड जो है पश्चिमी यूरोप का एक देश है, ठीक है, जो पहले हॉलैंड के नाम से जाना जाता था। वहां पे जो भाषा बोला जाता है मेनली, वहां पे कौन भाषा बोला जाता है, डच भाषा बोला जाता है। इतना बात समझ जाइए, डच भाषा बोलते हैं, और पहले उसका नाम हॉलैंड था। देखिए पहले आज से यानी 1839 से पहले यानी 1839 तक क्या है ना, नीदरलैंड, बेल्जियम और आपका एक लग्जमबर्ग एक साथ एक देश हुआ करता था, ठीक है। तो फिर 1839 में ये देश अलग हो गया, और फाइनली जो है आपका ये नीदरलैंड है, ये बेल्जियम है,
और इधर आइएगा तो आपका फिर यहाँ पे लग्जमबर्ग मिलेगा। इधर यहाँ पे देखिए एकदम छोटा सा, अभी लग्जमबर्ग में भी यहाँ पे क्या हुआ था, इलेक्शन हुआ था और यहाँ के भी प्रधानमंत्री बने हैं, अभी बताते हैं इसको भी हम, ठीक है। तो ये आपका नीदरलैंड है, यहाँ पे आपको जो देख रहे हैं ये जर्मनी है और इधर बेल्जियम है। सिर्फ ये दो ही कंट्री के साथ अपना सीमा साझा करता है, बस ये जान लीजिए। इसका राजधानी कोई कहेगा तो क्या कहिएगा, इसका राजधानी कहाँ है भैया, इसका राजधानी एम्स्टर्डम है। क्या एम्स्टर्डम है, तो थोड़ा सा पहले हम लिख देते हैं फिर आपको, एम्स्टर्डम है, ठीक है, एम्स्टर्डम है, ठीक है, इसका राजधानी। अब देखिए बताते हैं, नीदरलैंड जो है ना एक ऐसा देश है जिसका 65% भूभाग, इसका 65% भूभाग जो है ना, ये जो सी लेवल है, सी लेवल होता है ना, सी लेवल से नीचे जो है 65% इसका जमीन है, ठीक है। और यहाँ पे उसमें क्या करते हैं ना, एक कृषि किया जाता है, उस कृषि का नाम पोल्डर है, ठीक है। बहुत बार पूछा हुआ है ये, मैं बहुत महत्वपूर्ण बात बताता हूँ। पोल्डर क्या कहिएगा, जो बांध बना करके या पानी को धकेल करके वहां पे क्या करिए दीवार दिया जाता है, फिर वहीं पे आपका कृषि किया जाता है। तो इस तरह का इसके पास कितना परसेंट जमीन है, 65% जमीन है, ये याद रखिएगा। अब देखिए यहाँ पे जो है ना आपका एक बंदरगाह, देखिए मैं कोई राजनीतिक चीज नहीं बता रहा हूँ, मैं आपका जो परीक्षा में पूछा जाता है वही बता रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पे जो है ना एक बंदरगाह, यूरोप का सबसे आपका व्यस्त बंदरगाह है रोटरडम बंदरगाह, ठीक है, ये याद रखिएगा आपको, रोटरडम, ठीक है। रोटरडैम बंदरगाह जो है आपका यहाँ पे जो है ये आपका बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है, ये नीदरलैंड में, ठीक है। और ये आपको और बता देते हैं, ये नीदरलैंड आपका इस वजह से भी महत्वपूर्ण थोड़ा सा हो जाता है, ये आप यहाँ पे कहिएगा। चलिए, तो कहने का मतलब है इतना चीज समझ लीजिए। ये देखिए, अब देखिए नीदरलैंड के जो है, पहले नीदरलैंड का नाम क्या था, क्या नाम हुआ करता था, हॉलैंड, ठीक है, क्या कहिएगा, हॉलैंड नाम हुआ करता था। यहीं के लोग आए थे हम लोग के यहाँ पे, किस नाम से भैया, डच नाम से, ठीक है। हम लोग बोलते हैं ना डच ईस्ट इंडिया कंपनी। तो इंडिया में सबसे पहले आने वाले कौन थे, क्या कहिएगा, सबसे पहले पुर्तगाल आए 1498 में, 1503 में पहला फैक्ट्री खोला। दूसरे आदमी कौन आए, डच आए। देखिए हम आने के क्रम में बोल रहे हैं, यहाँ पे एक फैक्ट्री होता है, एक आने के क्रम में, दूसरा क्रम कौन आए, तो डच आए। डच कब आइए भैया, ये आए 1596 में, ठीक है। और कौन आए, कार्नेलिया हॉटमैन आए थे, ये याद रखिएगा, ठीक है। ये और ये अपना कंपनी कब बनाया, 96 में आया, कंपनी कब बनाया, 1502 में बनाया। और यहाँ पे फैक्ट्री कब लगाया भैया, तो क्या कहिएगा, 1505 में अपना फैक्ट्री लगाया। ये बात बिल्कुल कहां पे लगाया, मुसलीपट्टनम में लगाया, ठीक है, क्या कहिएगा, मुसलीपट्टनम। ये कहां पे पड़ता है, आंध्र प्रदेश में है ये, मुसलीपट्टनम में अपना पहला फैक्ट्री लगाया, ठीक है। और जब ये यहाँ पे फैक्ट्री लगाया तो उस टाइम जो है पुर्तगाल से ही इसका संघर्ष था, और जबरदस्त। पुर्तगाल आपको मालूम है ब्लू वाटर पोलो से चलाया था पुर्तगालियों ने, और हमने जो है, जो आप हिंद महासागर देख रहे हैं, वहां पे जो है अपना एक अधिकार कर लिया था, और वहां पे एक परमिट जारी किया जाता था जिसको कार्टेज कहते थे, है ना, कार्टेज दिया जाता था कि कोई भी उधर से व्यापार करेगा तो आपको कार्टेज देना, परमिट लेना पड़ेगा, उसमें पैसा देना पड़ता था, ठीक है। तो उसमें इसका जो है कौन, डच वाले लोग उससे छीन लिए थे, मलक्का स्टेट को। मलक्का बोलता ना, अभी भी बताते हैं कि मलक्का स्टेट है आपका, जो इंडोनेशिया है, इधर मलेशिया इधर से आता है, यानी आपका अरब सागर हम लोग का जो है, हिंद महासागर है, उधर जावा सागर को जुड़ने का। तो मलक्का स्टेट जो है आपका किससे छीना था, पुर्तगाल से छीना था। बहुत पावरफुल हो गया था ये, ठीक है, इसको बिल्कुल भी जानिएगा। भारत में जो है ना ये रेस में चरखा लगाया था आपका पश्चिम बंगाल में। उसके बाद पुलिकट में आइएगा तो यहाँ पे जो है सोने का आपका जो है, सोने का सिक्का जो डालने वाला, पहला टकसाल लगाने वाला डच ही लोग थे, ये जानिए, पुलिकट में लगाया था। खतरनाक, ये जो है ना हमारे यहाँ से कपड़ा का व्यापार ज्यादा करते थे, ठीक है। मेन मसाला का व्यापार लोग कहां से करते थे, इंडोनेशिया में, क्योंकि लोग का ज्यादा गतिविधि इंडोनेशिया में हो गया था। और फाइनली इसको हराया किसने भैया, तो इसको हराया, देखिए थोड़ा सा बता देते हैं, जरूरी है, डच वाली बात आ गया है तो देखिए इसको हराया किसने। ये ना डच कंपनी जब भारत आई ना, तो यहाँ पे आपका किसका अधिकार था, पुर्तगाल का था। फिर डच आया, डच आने के बाद जो है फिर अंग्रेज आया। तो अंग्रेज कब आया इंडिया, तो क्या कहिएगा, 1600 में आया। उसका कंपनी भी जो है 1600 में ही बन गया था। तो कंपनी बनाने के क्रम में वो कितना, दूसरे नंबर में आता है, और आने के क्रम में तीसरे नंबर में आता है। ईस्ट इंडिया कंपनी, EIC का बात कर रहे हैं, EIC का बात कर रहे हैं। तो EIC के मेन आदमी हो गए, चलिए ज्यादा पीछे नहीं जाएंगे, 1757 में आपका पलासी का युद्ध हुआ था, ये बात जानते हैं। 1757 में पलासी का युद्ध हुआ था। इस पलासी के युद्ध में क्या हुआ था, रॉबर्ट क्लाइव जो है बंगाल का जो नवाब था आपका सिराजुद्दौला, उसको परास्त कर दिया, और मीर जाफर के धोखे से क्या कर दिया, मतलब मीर जाफर धोखा दे दिया, और सिराजुद्दौला का मृत्यु हो गया। फिर उसको जो है कठपुतली सरकार किसको बनाया, मीर जाफर को बनाया। अब यहाँ थोड़ा सा बात समझ लीजिए खाली, मीर जाफर बनाया तो मीर जाफर किसका कठपुतली हो गया, नवाब अंग्रेज का। तो जब ये नवाब बना मीर जाफर, तो मीर जाफर के साथ ना जो अंग्रेज का जो है अच्छा व्यवहार नहीं होता था, तो मीर जाफर को लगा कि साला मेरे साथ धोखा हो गया। तो इसने क्या किया, डच लोग से मिल करके अंग्रेज के खिलाफ रणनीति बना रहा था, ठीक है। किसने, मीर जाफर ने। ये बात समझ लीजिएगा, मीर जाफर कैसे बना था नवाब, तो सिराजुद्दौला से धोखा करके मीर जाफर बना था। अंग्रेज
फिर उसको जो भगा दिया और भाग गया और सिराजुद्दौला का मृत्यु हो गया। अब मीर जाफर क्या हो गया, गद्दी पे बैठा। जब ये गद्दी पे बैठा तो इसके साथ भी अंग्रेज ड्रामा करने लगा। तब इसका दिमाग खुला, तो इसने क्या किया, डच से मिला। तो डच वाला भी चाहते थे क्योंकि यहाँ पे शक्तिशाली था उस टाइम वो, ठीक है। मीर जाफर डच से मिला और डच वाले क्या किए, इसको डच वाले सोचा, बोला कि दोनों हम लोग मिल करके रॉबर्ट क्लाइव के साथ लड़ाई करेंगे और इसको यहाँ से हटा देंगे। ये बात पता चलता है किसको, रॉबर्ट क्लाइव को। रॉबर्ट क्लाइव जानते हैं ना, स्वर्ग से उत्पन्न सैनिक कहा था इसको, ठीक है, जान लीजिएगा किसको, रॉबर्ट क्लाइव को। भैया खतरनाक आदमी था। तो रॉबर्ट क्लाइव को पता चला, तो रॉबर्ट क्लाइव सोचा कि सलाह मेरा सबसे पहले अपने कांटा को दूर करो। मीर जाफर तो बात की बात है, इसको बाद में सत्ता में हटाया। पहले डच के साथ एक वेदरा का युद्ध हुआ, पश्चिम बंगाल में एक जगह पड़ता है वेदरा। तो वेदरा का युद्ध हुआ 1759 में, याद रखिएगा 1759 में कौन सा युद्ध हुआ, वेदरा का युद्ध। किसके साथ, अंग्रेज और डच के साथ। और डच को बुरी तरीके से यहाँ से क्या मिला, हार मिला। और यहाँ से इसी तरह से आपका इंडिया से डच लोग यानी हॉलैंड लोग यानी नीदरलैंड वाले यहाँ से निकल लिए। बस इतना समझ जाइएगा। तो डच 1759 को वेदरा का युद्ध हुआ और 1760 को जानते हैं वाडीवास का युद्ध हुआ था। वाडीवास का युद्ध कहां पे, आपका तमिलनाडु में वाडीवास पड़ता है। और ये फ्रांसीसी को यहाँ से निकाल दिया और इसी तरह से EIC यानी ईस्ट इंडिया कंपनी का प्रभुत्व अपने इंडिया में हो गया। तो कहने का मतलब ये आपको थोड़ा सा देखिए, ये बहुत सारा क्वेश्चन आपका यहाँ से बन गया होगा, समझ गए होंगे, हम कहानी की तरह आपको समझाए हैं, ठीक है। तो अब देखिए यहाँ पे जो है ये नीदरलैंड का हॉलैंड वाली कंपनी बात हो गया। देखिए अभी जो है ना नीदरलैंड में ये वाला एरिया देखिए, ये जो देख रहे हैं जो आपका ब्लू कलर सा ये वाला जो कलर है, ये सारा क्या यूरोपियन यूनियन है, ठीक है। देखिए यूरोपियन यूनियन का स्थापना 1993 में हुआ था, ये बात तो जानते हैं बिल्कुल भी। तो इसमें और ये देखिए ये संगठन यूरोपियन यूनियन बहुत पहले बना था दूसरे नाम से 1953-54 के करीब में। तो उस टाइम आपका जर्मनी, फ्रांस, नीदरलैंड हुआ करता था। अब ये क्या बोलता है, यूरोपियन यूनियन को बोला कि हम यूरोपियन यूनियन में नहीं रहेंगे, पर इसका जो है चुनावी एजेंडा ही है यूरोपियन यूनियन में नहीं रहेंगे, जबकि इसका मुद्रा भी यूरो ही है, ठीक है। तो कहने का मतलब ये हुआ, क्यों नहीं रहेंगे भाई, यूरोपियन यूनियन को बोलता है कि ये जो बहुत मानवतावादी बात करता है, बहुत ह्यूमैनिटेरियन हो रहा है, ठीक है। अभी देखिए गजा में भी जो है यूरोपियन यूनियन का मानना है, रेड क्रॉस का भी मानना है कि जो है वहां पे ऐसा नहीं होना चाहिए, और ये एकदम इसके फुल क्या है, विरोधी है। तो ये बहुत बड़ा बात हो जाता है यूरोपियन यूनियन से। और इसको जो है नीदरलैंड का क्या बोला जाता है, ट्रम्प कहा जाता है। जैसे अर्जेंटीना का ट्रम्प जेवियर माइली था ना, तो उसी तरह से नीदरलैंड का ट्रम्प किसको कहा जा रहा है, तो आपका यही इसी बिल्डर को कहा जा रहा है। तो इस बिल्कुल भी बिल्डर को याद रखना है। पूरा भू राजनीति में उथल पुथल हो गया, पूरा यूरोप सख्ते में आ गया है, ठीक है। जब आप पेपर पढ़ते होइएगा तो आपको इसके बारे में मालूम होगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़े, बहुत लंबा चला गया। अगला क्वेश्चन में आइए। अगला क्वेश्चन आपका ये है, ये क्या है, यूरोप का सबसे सक्रिय ज्वालामुखी एटना का विस्फोट हुआ है, ये किस देश में स्थित है। देखिए ज्वालामुखी जो है ना कई प्रकार का होता है, 3 प्रकार का ज्वालामुखी होता है, मुख्यतः हम लोग इतना ही जानते हैं, ठीक है। एक क्या होता है सक्रिय ज्वालामुखी, पहला ज्वालामुखी क्या कहिएगा, एक होता है आपका सक्रिय ज्वालामुखी, ठीक है, सक्रिय ज्वालामुखी होता है। और एक आपका क्या होता है, सुप्त ज्वालामुखी होता है, ठीक है, सुप्त ज्वालामुखी होता है। और एक आपका क्या होता है, मृत ज्वालामुखी, ये याद रखिएगा, ठीक है। ये ज्वालामुखी देखिए ये क्या होता है, इसमें जो है हमेशा उद्गार होता रहता है, ठीक है। अंदर में जानते हैं जमीन के अंदर मैग्मा है, वो मैग्मा जो है कहीं ना कहीं जहां पे उसको जगह मिलता है वो निकलता है, ठीक है। ज्वालामुखी के रूप से ऐसी इस टाइप का होता है, ठीक है, ज्वालामुखी का आग कहा जाता है। और इधर से आपका लावा मतलब मैग्मा निकलता है और ऊपर में आके, और देखिए ये ज्वालामुखी कहीं भी समुद्र के अंदर में भी आ सकता है और समुद्र के बाहर भी आ सकता है, ठीक है। यानी महाद्वीप में भी आ सकता है और आपका महासागर में भी आ सकता है। बिल्कुल भी इस चीज को आपको जान के चलना, ऐसा नहीं है कि पानी है तो पानी आएगा। अभी जापान में बताए थे कि आपको कैसे जो है उद्गार हुआ था। तो ये ज्वालामुखी 3 प्रकार का होता है। पूरे विश्व का सबसे सक्रिय ज्वालामुखी हवाई द्वीप में पड़ता है, ठीक है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, किलायु है, ठीक है। तो इसको थोड़ा सा आप याद रखिएगा। और देखिए रिंग ऑफ फायर है ना, प्रशांत महासागर वाला एक पट्टी है, अभी समय लग जाता है ना, वहां पे जो है आपका ऐसे करके पट्टी बना हुआ है, उस पट्टी को जो है हम लोग क्या कहते हैं, रिंग ऑफ फायर कहते हैं। प्रशांत महासागर में सबसे अधिक ज्वालामुखी वहीं पड़ता है, सबसे अधिक भूकंप वहीं आता है। तो आपको थोड़ा सा रिंग ऑफ फायर जान लेना है, प्रशांत महासागर में पड़ता है। क्यों पड़ता है भैया, क्योंकि वो एरिया ना कई प्लेट में मिलता है, जहां पे ऐसा चीज होगा तो ये आपका ज्वालामुखी होगा। तो ये यूरोप का सबसे सक्रिय जो ज्वालामुखी है कौन सा है, एटना है। एटना कहां पे पड़ता है, इटली है, इटली जॉर्जिया मेलेनी को जानते हैं, वहां के प्रधानमंत्री हैं। तो वहां पे एक द्वीप है, सिसिली द्वीप है, उसी सिसिली द्वीप में आपका एटना पड़ता है। यही एटना यूरोप का सबसे क्या है, सक्रिय ज्वालामुखी है, इसी में विस्फोट हुआ। तो वो वाला जो एरिया है ना, वहां पे बहुत ज्यादा पॉल्यूशन हो गया है, ठीक है। तो बहुत सारे एजेंसी जो है इस बात को कह रहा है और बहुत बार यहाँ पे उद्गार होता रहता है। तो ये थोड़ा सा आपका चर्चा में। अब सुनिए वहां पे और एक आपका ज्वालामुखी है, कौन सा ज्वालामुखी है, विसुवियस, ठीक है, विसुवियस आपको पूछ लेता है, विसुवियस, ठीक है, विसुवियस ज्वालामुखी। ये कैसा ज्वालामुखी है भाई, तो ये क्या कहिएगा, सुसुप्त ज्वालामुखी है। देखिए अभी इसको आपको बताए नहीं, पहले बता देते हैं। देखिए सक्रिय ज्वालामुखी जहां पे उद्गार होगा, सुप्त ज्वालामुखी उद्गार हुआ था, अभी वो दबा हुआ है, फिर वहां पे दबाव बढ़ रहा है, ठीक है। क्या है, लावा आपका मैग्मा जमा हो रहा है, फिर लावा निकलेगा, ये सुप्त हो गया। मृत ज्वालामुखी क्या है ना, जैसे चिंबारे जो, ठीक है, जानते हैं। तो ये क्या है ना, ये आपका अब इसमें उद्गार हो गया, इसके अंदर अब नीचे में कुछ नहीं है, ठीक है, अब ये मर गया है।
तो ये आपको तीनों चीज याद। तो विसुवियस है ना, ये सुप्त ज्वालामुखी है। और वहां पे जो है ना भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ स्ट्रोम्बोली को कहा जाता है, ये भी याद रखेगा। भूमध्य सागर से ही तो आपका पूरा जुड़ा हुआ है इटली, तो भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ किसे कहिएगा? भूमध्य सागर का क्या कहिएगा? भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ। भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ कौन हो जाएगा? प्रकाश स्तंभ आपका, सॉरी, प्रकाश स्तंभ कौन हो जाएगा? तो स्ट्रोम्बोली को कहिएगा। क्या कहिएगा? स्ट्रोम्बोली जो है, स्ट्रोम्बोली भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ कहा जाता है। और ये जो है भूमध्य सागर का कुंजी किसे कहते हैं? तो क्या कहिएगा? ये वहां पे आपका एक जिब्राल्टर जल संधि है, तो भूमध्य सागर का कुंजी जिब्राल्टर को कहता है। और भूमध्य सागर का जो है प्रकाश स्तंभ किसको कहेंगे? स्ट्रोम्बोली को कहेंगे। विसुवियस क्या है? एक सुसुप्त ज्वालामुखी है, सबसे सक्रिय ज्वालामुखी। किलायू है, रिंग ऑफ फायर में सबसे अधिक ज्वालामुखी होता है, वहीं पे आता है। तो ये थोड़ा सा आपको, इटली का राजधानी कहाँ है? रोम में है, तो ये आपका थोड़ा सा चर्चा में आ गया था, इसी वजह से मैं आपको बता दिया। अभी आपको पूछ लेगा कि कौन सा ज्वाला, अभी जो है विस्फोट, इस तरह का बहुत क्वेश्चन आते ही आ ही जाता है आपका, ठीक है, हर एग्जाम में। तो थोड़ा सा इसको आपको देख लेना है। चलिए अब आगे चलें, इसको देख लेते हैं। ये क्या है? गोवा में 54 में इफ्फी, यानी कहने का मतलब हुआ 54वां संस्करण चल रहा है। इफ्फी मतलब इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया। 75, ये क्या है? 75 क्रिएटिव माइंड्स ऑफ टुमारो। अभी आपको हम बताएं कि ये क्या होता है, जो हम लोग का आजादी का अमृत महोत्सव बना रहे थे, तो इसमें क्या है ना, जो भी युवा पीढ़ी है, ठीक है, तो उसको फिल्म निर्माता के रूप में आगे बढ़ाना है, ठीक है। क्यों भैया? समाज में जो है आदमी को, युवा पीढ़ी को आगे बढ़ाने के लिए कुछ कुछ अगर आप इस तरह से फील्ड में आप उसको अगर प्रोत्साहित करते हैं, तो उसमें क्या एक जज्बा आता है, ठीक है। तो 75वां जो अभी अमृत आजादी का अमृत महोत्सव मना रहे थे, तो उसी में जो है इसको जो है 2021 में जोड़ा गया। कौन सा श्रेणी को? तो क्या कहिएगा? 75 क्रिएटिव माइंड्स ऑफ टुमारो। इसका जो है ना, इसी में 48 घंटा का समय दिया जाता है किसी भी फिल्म निर्माता को, युवा फिल्म निर्माता, जिसका एज कितना होना चाहिए? 35 वर्ष से कम होना चाहिए। क्या कहिएगा? 35 वर्ष से कम होना चाहिए। और 48 आवर मिलता है इसको, ठीक है। और आपका क्या है? मिशन लाइफ पे, क्या कहिएगा? मिशन लाइफ पे आपको फिल्म बनाना होता है। क्या कहिएगा? मिशन लाइफ पे फिल्म बनाना होता है। तो कई लोग इसमें प्रतिभागी होते हैं, ठीक है। तो उसका नाम क्या कहिएगा? कौन सा श्रेणी है? 75 क्रिएटिव माइंड्स ऑफ टुमारो। ये बिल्कुल भी आपको नहीं समझ में आता होगा तो हम आपको बढ़िया से समझा देते हैं, ठीक है। पहली बार हमको भी नहीं समझ में आएगी ये क्या है 75 क्रिएटिव माइंड्स ऑफ टुमारो, अभी नहीं, पहले की बात है, ठीक है। तो ये आपका जो लोग को 48 आवर का समय दिया जाता है, उसके बाद उसको बोला जाता है कि आप बनाइए, और उसके बाद बनाने के बाद फिर प्रदर्शित किया जाता है, उसको फिर श्रेष्ठ जो लघु फिल्म होता है उसमें दिया जाता है। इस बार किसको दिया गया? ओड को दिया गया। इसको इंग्लिश में अगर आपको ODH होता है, ठीक है, तो ये थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। ओड को दिया गया है, ये आपको बिल्कुल भी याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है। VVI है, ठीक है, VVI है, इसको याद रखिएगा। अब ये फिल्म क्या था? ये फिल्म क्या था ना, जो गुजरात का समुद्र जानते हैं, बीच लोग घूमने जाता है, ठीक है, आप लोग भी गए होंगे। तो वहां पे क्या है ना, समुद्र तट क्या हो रहा है? सुकुड़ रहा है, मतलब छोटा हो रहा है। तो इसी पे जो है लघु फिल्म बनाया था, और इस फिल्म को चलाया। वो बोला कि एक व्यक्ति था, उसको कोई जगह नहीं मिल रहा था, तो अपना नाव को शहर में लेके आ गया, और ये जो है इसी पे इसको आपका लघु फिल्म का सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार मिला है, ठीक है। देखिए अभी इस बार जो है 54वां जो इफ्फी हो रहा है, ये कहाँ होता है? गोवा में होता है। और पहली बार इस बार सत्यजीत रे लाइफ टाइम अवार्ड, याद रखिएगा, माइकल डगलस। क्या इसका नाम है? माइकल डगलस। माइकल डगलस, क्या कहिएगा? माइकल डगलस है, ठीक है। ये हॉलीवुड के अभिनेता है, इसको आपको दिया जाता है सत्यजीत रे। इससे पहले वाला दिन बताया था आपको, माधुरी दीक्षित को जो है क्या है, ये आपका फिल्म के क्षेत्र में काम करने के लिए सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार दिया गया है। माधुरी दीक्षित को बताए थे वो बारे में हम, ठीक है। तो चलिए मेरे हिसाब से हो गया है, यहाँ पे जितना चीज समझाना था हम आपको बता दिए। अब यहाँ पे चलते हैं, इंपोर्टेंट खबर है, ठीक है। स्वदेशी निर्मित लड़ाकू विमान तेजस, ठीक है। तो क्या कहिएगा? अपने भारत में बना था भैया, ठीक है। बहुत खुशी की बात होता है, और बहुत जो है अपने अंदर से गर्व होता है। जो देश 1947 में हम लोग ना आजाद हुए, और आपको बता दें पूरे विश्व का चौथे नंबर में हम लोग के पास क्या है? अपना एयरफोर्स है। पूरे विश्व का फिर हम इधर आ गए, कितना? चौथे नंबर में, 4th पोजीशन में है भैया अपना एयरफोर्स। और इसी एयरफोर्स का नाम अब क्या होने वाला है मालूम है? अभी जो है भदौरिया जी हैं, ये जो है पूर्व जो है आपका एयर चीफ मार्शल रहे हैं, उसने क्या बोला है, अब हम लोग का एयर जो है एयरफोर्स का जो नाम हो जाएगा इंडियन एयरफोर्स, नहीं, इंडियन एयर एंड स्पेस फोर्स, ठीक है। इंडियन एयर एंड स्पेस फोर्स, क्योंकि स्पेस में भी जो है बहुत ज्यादा सैटेलाइट लोगों का घूम रहा है ना, बहुत सारी बात है, तो उसको देखने के लिए अब ये नाम अभी प्रस्तावित है, हुआ नहीं है, बट हो जाएगा। बहुत सारे देश के पास इस तरह से है। तो स्वदेशी निर्मित लड़ाकू विमान जो है तेजस, उड़ान भरने वाले देश में पहले प्रधानमंत्री कौन हो गए हैं? तो अपने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हो गए हैं। तेजस का नाम किसने दिया था? तो क्या कहिएगा? अटल बिहारी वाजपेयी ने दिया था। कब दिया था भैया? 2003 में दिया था, ठीक है। और ये तेजस कब से, मतलब ये आया कब से? तो क्या कहिएगा? 1980 के दशक में इस पर कार्य प्रणाली शुरू हुआ था, और भारतीय वायुसेना के पास इसका पहला खेप कब मिला था भैया? 2016 में मिला था। क्या कहिएगा? 2016 में मिला था, ठीक है। तो ये थोड़ा सा याद रखिएगा। अब देखिए, अभी बताते हैं, ये जो प्रधानमंत्री मोदी जो LCA तो पहले छान लीजिए, आपको पूछ देगा, लाइट कॉम्बैक्ट क्या होता है? LCA
क्या कहिएगा, LCA, यानी इसका मतलब क्या हुआ, लाइट, ठीक है, कॉम्बैट, ठीक है, क्या कहिएगा, कॉम्बैट एयरक्राफ्ट होता है, ठीक है, ये बात बिल्कुल भी आपको जानना है, क्या कहिएगा, एयरक्राफ्ट होता है। ये 2 सीटेड है, अभी हाल फिलहाल में वायुसेना को दिया गया था, ठीक है। अब इसको बनाता कौन है, तो एक कंपनी है HAL, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड, ठीक है, ये याद रखेगा, HAL, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड। इसका स्थापना कब कहिएगा, 1940 में कहिएगा, ठीक है, बिल्कुल भी याद रखना है। जितने भी जो है वायुसेना का कोई भी जो है आपका सरकारी कंपनी है, ठीक है, और ये जो है आपका नवरत्न कंपनी में आता है, महारत्न कंपनी में नहीं है। टोटल नवरत्न कंपनी अभी कितनी है भैया, तो क्या कहिएगा, 16 को कंपनी है, और महारत्न कितना है, तो 13 है, ठीक है। अभी उसके भी बारे में बताता है। तो ये आपका 1940 में बना, और ये अभी जितना भी आपका तेजस है या फिर कोई बड़ी बड़ी विमान है आपका जो है एयरफोर्स के साथ इसका डील होता है। अब क्या हुआ है, अभी प्रधानमंत्री मोदी जी गए हुए थे कहां पे, तो अमेरिका गए हुए थे, मालूम है, उसको बुलाया था, वहां पे भोज भी चला था। तो वहां का जो है अमेरिका का एक कंपनी है GE, यानी जनरल इलेक्ट्रिक, क्या कहिएगा, GE, क्या कहिएगा, GE, याद रखिएगा इसको, इसको क्या कहिएगा, जनरल इलेक्ट्रिक। ये जो है ना इलेक्ट्रिक, ये क्या है ना, ये एक आपका क्या है, स्पेस एजेंसी है, ठीक है। ये आपका जो है एरोस्पेस कंपनी है, जनरल एरोस्पेस कंपनी। इसी के साथ अभी HAL का क्या हुआ है, आपका डील हुआ है, और बोला है कि ये जो है तेजस का एडवांस रूप बनाएंगे, ठीक है, तेजस मार्क 2 बनाने वाले हैं। अभी ये जो तेजस है, ये कौन सा है, ये आपका हाइपरसोनिक नहीं है, ये सुपरसोनिक है। अब देखिए हाइपरसोनिक सुपरसोनिक क्या होता है, ये भी बता देता है। देखिए हाइपरसोनिक कहने का मतलब है, जो ध्वनि का स्पीड होता है ना, ध्वनि का स्पीड 1 घंटे में कितना, लगभग 1200 समथिंग किलोमीटर, यानी 333 किलोमीटर मीटर पर सेकंड की स्पीड से चलता है ना ध्वनि, 330 मीटर पर सेकंड, और किलोमीटर कहेगा तो 1200 समथिंग चलता है, किलोमीटर पर आवर चलता है, ठीक है। तो ध्वनि के स्पीड से अधिक में चलेगा तो वो क्या हो जाएगा आपका सुपरसोनिक, यानी कितना स्पीड, तो 1 मैक, या क्या कहिएगा 2 मैक और 3 मैक के बीच जो स्पीड होता है, यानी ध्वनि से अधिक होना चाहिए। ध्वनि से कितना अधिक, 2 या 3 मैक अधिक होगा तो उसको क्या कहेंगे हम लोग, सुपरसोनिक। अगर 5 मैक से अधिक होगा, यानी ध्वनि के गति का 5 गुना गति से अधिक होगा तो उसको क्या कहेंगे, हाइपरसोनिक कहेंगे। तो इसी को जो है डेवलप करने वाला है अपना ये जो तेजस देख रहे हैं, ये तेजस कौन सा है, तो क्या कहिएगा, ये सुपरसोनिक है, यानी ध्वनि के गति से 1.5 गुना ज्यादा स्पीड है इसमें, ठीक है, ये बात समझ लीजिए। और कितना, 2205 किलोमीटर प्रति आवर ये उड़ सकता है, और 53,000 फीट तक, 52-53,000 मतलब 53-54,000 फीट ऊंचाई तक ये जा सकता है। और एक साथ रेगुलर 3000 किलोमीटर का क्या कर सकता है, एक साथ रेगुलर उड़ान भर सकता है। तो ये भैया बहुत जबरदस्त है। वायुसेना को अभी फिलहाल 8 दिया गया है, टोटल 83 देना है, ठीक है। इसका एडवांस रूप में बात हो गया है। जनरल इलेक्ट्रिक्स, देखिए जितना भी सारा चीज पूछता है ना, सारा आपका एग्जाम में पूछने वाला चीज है। अब बहुत GE के बारे में कहीं पूछियो दिया था, ठीक है। तो आपको ये क्या है, एरोस्पेस कंपनी अमेरिका का है, ठीक है, 83 देने वाला है। और मोदी जी पहले हो गए हैं। MiG-21 के बारे में थोड़ा बता दें आपको। देखिए मिग और सुखोई, ये क्या है ना, रशिया से था, बहुत ज्यादा क्रेज हो रहा था, नहीं देख रहे थे, आज यहाँ क्रेज हो रहा है, कल वहां पे हो रहा है। ये लड़ाकू विमान है, ये सफलता हो नहीं रहा था, ठीक है। तो इसमें बैठने वाले पहले राष्ट्रपति अगर कोई पूछ देगा तो क्या कहिएगा, प्रतिभा सिंह पाटिल। हमारे देश के कैवे राष्ट्रपति थे, तो आपका ऐसी जोड़ लीजिए 12वीं राष्ट्रपति थी शायद, ठीक है। तो वो थी। उसके बाद जो है ना, अभी आपका सुखोई में, सॉरी मिग में वो, और सुखोई में जो है प्रतिभा सिंह पाटिल, और ये पहले प्रधानमंत्री बने जो स्वदेश से निर्मित आपका जो है किसमें, तेजस में बैठने वाले बन गए हैं। और तेजस क्या भैया, तो लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट है, ठीक है, लड़ाकू विमान है। अब देखिए इसमें क्या क्या मैसेज आएगा, अभी आपको बता रहे। मोदी जी ग्लोबल लीडर है, जानते हैं सारे लोग, इसको जो है सब जगह का मीडिया अपना कवर पेज में इसको जगह देता है, ठीक है। अब ये यहाँ पे बैठे हैं, तो हमारा जो अपना स्वदेशी निर्मित तेजस है, इसका फोटो जाएगा। लोग के माइंड में क्या होगा, कहेगा कि अरे साला ये तो सफल है भैया, ये जो बहुत जगह का बात भी हो रहा था, मगर कहीं पे डील पक्का नहीं हुआ है। अभी बहुत लेने वाला था, आपका बड़ा डील, बहुत सारा देश का अप्लाई चल रहा था, मगर कोई लेने वाला है नहीं। तो एक तरह से मार्केटिंग भी मिल गया। पहली बात है अपना जो है स्वदेशी होममेड वाली बात हो गया, मेक इन इंडिया वाली बात आ गया, यहाँ पे भी आ जाता है। जो भी हमारे दुश्मन है उसको भी पता चल जाएगा, देखिए इसका क्या है, सफल है। अब हम लोग सफुई और मिग पे हम लोग नहीं है आत्मनिर्भर, आप किस में, अपने पे आ गए, ठीक है। तो ये आपका बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है, तो इसको आपको बिल्कुल भी जान के चलना है। हर तरह से आपको क्वेश्चन घुमा फिरा के पूछ देगा, तो आप कहीं भी फंस जाइएगा। लड़ाकू विमान तेजस का स्पीड कितना होता है, 2205 किलोमीटर होता है, यानी ध्वनि की गति से 1.5 गुना गति ज्यादा होता है, ठीक है। तो अभी आपको बता देते हैं, ध्वनि की गति मतलब नॉर्मल जो स्पीड होता है 330 किलोमीटर पर सेकंड होता है, ध्वनि की स्पीड 330 मीटर पर सेकंड होता है। और किलोमीटर में कहेगा तो कितना कहिएगा, 1200 समथिंग होता है, 1200 किलोमीटर मान के चलिए ना, 1200 किलोमीटर पर आवर होता है, ठीक है। ये पर आवर होता है, ये पर सेकंड होता है, याद रखिएगा। तो उसका कितना, 1.5 गुना स्पीड होता है, ठीक है, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, मैक, एक मैक कहते हैं, तो 1.5 गुना अधिक होता है। इसका रेंज कितना होता है, 1850 km है, और कितना ऊंचाई तक जा सकता है, 54,000 फीट की ऊंचाई तक जा सकता है। तेजस का नाम 2003 में प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी द्वारा दिया गया था। तेजस लड़ाकू विमान का निर्माण हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के द्वारा
किया गया है, ये बात तो बिल्कुल भी जानते हैं। ये नवरत्न कंपनी है, ठीक है। नवरत्न कंपनियों की संख्या टोटल 16 है। रेलवे में से जुड़ी 2 कंपनियां अभी नवरत्न में शामिल किया गया है। देखिए नवरत्न में पहले आपका 14 ही था, फिर 2 को जोड़ा गया है। और वो कौन सा जोड़ा गया है? ये आपका राइट है, ये रेलवे की कंपनी है, ठीक है। और इरकॉन है, ये थोड़ा सा ये दोनों को भी याद रखिएगा, इरकॉन और राइट को, ठीक है। महारत्न कंपनी की कुल संख्या कितना है भाई? अभी 13 है। 13वां कौन था? OIL का हो जाएगा, ऑयल इंडिया लिमिटेड को जो है आपका महारत्न में शामिल कर दिया गया। मतलब हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के अध्यक्ष और CMD कौन है? अनंत कृष्णन है, जो अतिरिक्त प्रभार में है। 6 महीना के लिए इसका जो है कार्यकाल दिया गया था, ठीक है। तो हो सके इसको फिर से बढ़ाए, ठीक है। तो ये बिल्कुल याद रखेगा क्योंकि यहाँ पे गए हुए थे। अभी देखिए प्रधानमंत्री क्या हुआ, इसका मुख्यालय कहाँ पे है? इसका मुख्यालय आपका बेंगलुरु में है, ठीक है। तो आपको ये भी थोड़ा सा बेंगलुरु में है, ठीक है। तो ये थोड़ा सा आपको जान लेना है। यहीं पे गए थे, इसका जो है परिसर इसका अपना है, एयरबेस है, मतलब हवाई अड्डा है, वहीं पे गए थे। और वैसे ये प्रधानमंत्री मोदी जी उड़ान भरे थे। HAL का हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड का स्थापना 1940 में, और इसका मुख्यालय बेंगलुरु में है। और इसके CMD कौन है? तो अनंत कृष्णन है, ठीक है, जो आपको अभी ये सारे चीज कर रहे हैं। तो यहां से जो भी चीज बताएं, नवरत्न कंपनी, महारत्न कंपनी, स्थापना, ये आपको कुछ भी पूछ सकता है, इसका स्पीड, ऊंचाई कुछ भी पूछ सकता है, ठीक है। तो बहुत महत्वपूर्ण है भैया, ये वाला आपका कवर पेज का न्यूज है। आप पूरे जो इंटरनेशनल जो मीडिया है वो भी अपना जो है कवर पेज में इसको डाल रहा है चीजों को, ठीक है। तो हमारा भारत के लिए बहुत अच्छा है आने वाले समय में। अभी आपको एक चीज हम बोले, वो चीज को पूरा करते थे। अभी जो है ना, देखिए हमारा इस जो हम लोग का एयरफोर्स है, विश्व का सबसे चौथा नंबर का एयरफोर्स में आता है। अभी क्या है ना, इसका नाम चेंज करने के बाद RK भदौरिया हैं, ये जो है पूर्व जो है आपका एयर चीफ मार्शल रह चुके हैं, वो बोले क्या कि अपना एयरफोर्स का नाम होना चाहिए क्या? इंडियन एयर एंड स्पेस फोर्स। ये क्यों होना चाहिए? देखिए स्पेस में क्या है ना, अभी मान लीजिए आप इंटरनेट चलाते हैं या हम इंटरनेट चलाते हैं, तो हम लोग का क्या कोई फाइबर के द्वारा आता है या फिर कुछ ना कुछ उसमें सरकार का नियंत्रण है कि नहीं है ना। अब क्या है ना, आगे आने वाले समय में आपका जैसे एलन मस्क का आप बताते स्टारलिंक कंपनी है, ठीक है, आपको मालूम होना चाहिए। अभी वो गाजा में आपका दे भी रहा था इंटरनेट। ये क्या है ना, सैटेलाइट इंटरनेट है। आपके घर में कोई छाता होगा और वहीं से आपको सिग्नल मिलेगा, आप कहीं भी जाइए, कुछ लगाने का जरूरत नहीं है। कुछ लोग पानी आए, आंधी आए, तूफान आए, आप आराम से घर में बैठ कर चलाइए, कोई मतलब नहीं। अब मान लीजिए कि घर में अपने देश में कोई विपत्ति आ गया या कोई बात हो गया, तो भैया उसको सेफ के लिए क्या कीजिएगा? अगर आपके पास ऐसा कुछ टेक्नोलॉजी नहीं होगा तो उसके सैटेलाइट को मार के गिराइएगा, तब ना। आप मान लीजिए एलन मस्क कहेगा कि नहीं हम अपना कंपनी बंद नहीं करेंगे, तो क्या कहिएगा? कुछ कर पाइएगा? तो आपका आंतरिक खतरा हो जाएगा। तो हर देश अपना सुरक्षा के लिए, जैसे अमेरिका कर चुका है, चाइना कर चुका है, रशिया भी कर चुका है, फ्रांस जो है हम लोग के तर्ज पे किया हुआ है, अपना एयरफोर्स का नाम कर दिया है क्या? जैसे इंडियन एयरफोर्स एंड स्पेस, एयर इंडिया एंड स्पेस फोर्स किया ना, तो उसी तरह से फ्रांस भी कर लिया, ठीक है। रशिया भी इसी तरह से किया, ठीक है। उत्तर कोरिया की बात बता रहे, वो भी कर लिया। तो हम लोग जो है सैटेलाइट से बचने के लिए ये सारा चीज करना जरूरी है। अब अलग से अगर इसका बनाया जाए तो इतना पैसा होगा कहां से लाइएगा? सरकार के पास थोड़ा सा गड़बड़ी होता है, तो इसी को मर्ज करने वाला है। बात चल रहा है, बहुत जल्दी ये हो जाएगा, क्योंकि आपका अंतरिक्ष को सेव करने का काम किसका है? इसी का है। तो ये चीज करना ही पड़ेगा, एक डिपार्टमेंट बनाना ही पड़ेगा। ये क्या होता है ना, लेजर के माध्यम से। ऐसा आप कहिएगा कि कोई आदमी जाएगा उड़ते हुए, नहीं, लेजर से कितनों भी ऊपर में किसी को भी मार सकते हैं, ठीक है। बहुत जबरदस्त होता है। और भारतीय वायुसेना ऐसा करके परीक्षण करके दिखाया भी है दुनिया को कि देखो हम कोई भी सैटेलाइट को मार सकते हैं, ठीक है। क्योंकि अब आने वाले समय में सैटेलाइट से युद्ध होगा, ठीक है। सबके पास अपना अपना सैटेलाइट बन रहा है, एक से एक टेक्नोलॉजी आ रहा है, ठीक है। तो ये बहुत आपके लिए महत्वपूर्ण हो जाता है, ठीक है। चलिए, बहुत ज्यादा लंबा हो गया। चलिए आते हैं दिसंबर 2023 में पहले खेलो इंडिया पैरा गेम्स। ये खेलो इंडिया पैरा गेम्स देखिए, आपको बता देते हैं। अभी जो है एशिया चैंपियनशिप हुआ था। यहाँ कहां से ये बात आया, थोड़ा सा दिमाग में आता तो पहले इसको हम क्लियर कर देते हैं। खेलो इंडिया पैरा गेम्स आपका जो है कहां पे होने वाला है? नई दिल्ली में हो रहा है। अनुराग ठाकुर जो है इसके बारे में कहा दिया, ये दिसंबर में होगा। अब आइए देखिए, पैरा गेम का मतलब क्या हुआ? जो आदमी जो हैंडीकैप होता है, ठीक है, हैंडीकैप लोग जो है फिजिकली थोड़ा सा चैलेंज होता है, उसी को लेकर के उसी को हम लोग पैरा गेम कहते हैं, जो उसमें शामिल होते हैं। अभी आपका कहां पे हो रहा था भैया? आपका जो है हांगझो में हो रहा था क्या? 19वां एशियाई खेल। कौन सा एशियाई खेल कह रहे थे? 19वां एशियाई खेल हो रहा था। उसमें जो है अपना जो है पैरा जो गेम हो रहा था, ये तीसरा बार हो रहा था। ऐसा तीसरा मौका था। और कितना हम लोग 111 पदक लाए थे। एकदम जरूरी, इसको याद रखिएगा, 111 पदक लाए थे। मोदी जी सारे पैरा जो एथलीट्स है, बैडमिंटन है, जो भी लोग हैं, सारे के साथ बैठ के गप किए थे। 111 पदक, इसमें से कौन सा था? 29 आपका स्वर्ण था, 31 आपका रजत था, और यहाँ पे कितना 51 आपका क्या था? ये आपका कांस्य था, ठीक है। तो ये आपका फिगर आपको याद होना चाहिए। ये गोल्ड है, ठीक है, ये सिल्वर है और ये ब्रोंज है, इसको याद रखिएगा, ठीक है। और इसका जो है इस बार इसका शुभंकर क्या था? फई था, ठीक है, फई था, ठीक है, फई था। अगला जो कहां होगा? जापान में होगा। 20वां एशियाई खेल कहां होगा? तो क्या कहिएगा? जापान में होगा। ये थोड़ा सा याद रखिएगा। अब छोड़िए, एशियाई गेम में थोड़ा सा ये फाइनल वाला भी बता देता है। वो क्या था? उसमें 107 पदक आया था, ठीक है। इसमें भारत को कैवा स्थान में था? ये चौथा स्थान। और यहाँ पे पैरा गेम में कैवा स्थान कहिएगा?
5वां स्थान था। ठीक है, ये बात आपको याद रखना है। पैरा एशियन गेम में भारत पदक तालिका में 5वां स्थान, टोटल लाया था कितना 111। और ऐसे सिंपल जो नॉर्मल वाला जो खिलाड़ी होता है एशियन गेम में कितना 107 पदक, स्थान में कितना था चौथा स्थान। ठीक है, इसमें कितना कितना जीता था भैया 28 था, ठीक है 38 था और 41 था। इसको जोड़ लीजिएगा तो मेरे हिसाब से 107 आपका हो जाएगा। ये गोल्ड हो जाएगा, ये सिल्वर हो जाएगा, ये आपका ब्रोंज हो जाएगा। तो इसको थोड़ा सा जान लीजिएगा। चलिए अब एशियन गेम मेरे हिसाब से समझ गए। चलिए अब यहाँ आते हैं। अब देखिए खेलो इंडिया, सबसे पहले आप लोग को मालूम होना चाहिए कि खेलो इंडिया 2018 से शुरू हुआ था, पहला संस्करण दिल्ली में हुआ था। तो इसी के तर्ज पर आपका फिर खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम आया, ठीक है ना। तो इस बार जो है खेलो इंडिया कहां हुआ था, मध्य प्रदेश में हुआ था, मध्य प्रदेश में हुआ था, एमपी में हुआ था। इसका शुभंकर क्या था भाई, आशा। बिल्कुल भी याद रखिएगा भैया, सबसे अधिक मेडल कौन जीत के लेके गया था, महाराष्ट्र। आप लोग ये बात सब जानते हैं, महाराष्ट्र जीत के लेके गया था ना। तो ये आपका एमपी में खेलो इंडिया 5वां संस्करण था इसका, ठीक है। अब ये कहां पे हुआ, मध्य प्रदेश में हो गया। अब उत्तर प्रदेश में खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम हुआ था, क्या कहिएगा, खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम। खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम ये कहां हो गया भैया, ये आपका हो गया उत्तर प्रदेश में। सबसे अधिक कौन, पंजाब यूनिवर्सिटी जीत के लेके गया था, याद रखिएगा, क्या कहिएगा, पंजाब यूनिवर्सिटी। अब ये लद्दाख, खेलो इंडिया विंटर गेम भी होता है, ठीक है, ये लद्दाख में हुआ था। तो ये सारा चीज आपका क्लियर होना चाहिए। उसी के तीज पर जो है पैरा गेम आपका क्या होने वाला है, खेलो इंडिया पैरा गेम होगा। ये इसमें जो है 6 खेल को शामिल किया है, एथलेटिक होगा, ठीक है, तीरंदाजी होगा, बैडमिंटन होगा, फुटबॉल वाले होंगे, ठीक है। तो ये आपको 6 खेल शामिल किया गया। 6 खेल नहीं जानना, कभी नहीं पूछेगा, नई दिल्ली में होगा। और ये देखिए खेलो इंडिया से बहुत बार गेम पूछा है, क्योंकि अब खेलेगा भारत तो क्या करेगा, खिलेगा भारत, ठीक है, मोदी जी का ये स्लोगन है। और खेल पे बहुत ज्यादा, अभी आपका 37वां गेम हुआ ना, कहां पे, गोवा में 37वां राष्ट्रीय खेल हुआ। 38वां कहां होगा, उत्तराखंड में होगा। तो इसमें भी आपका सबसे अधिक महाराष्ट्र पदक तालिका में नंबर 1 था, ठीक है। तो याद रखिएगा 37वां एशियन गेम, 19वां, ये आपका 5वां खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम, उसके बाद आपका क्या बोलते हैं विंटर गेम, और आपका पैरा आपको जो है गेम आपका होने जा रहा है कहां पे, नई दिल्ली में। बिल्कुल सारा चीज महत्वपूर्ण बात बताएं भैया, ठीक है, स्टेटमेंट बना के चीज रखेंगे तो इतना हो जाएगा। बता देते हैं बहुत सारा चीज, तो दिमाग को थोड़ा खोलिए और बात को सुनिए, लिखिए, देखिए फिर तैयारी कैसे गर्दा उड़ा दीजिएगा, गर्दा गर्दा हो जाएगा। चलिए आगे बढ़े। चलिए ये क्या है, 7वां बंगाल ग्लोबल बिजनेस समिट। कहिएगा कि देखिए ये बंगाल बिजनेस ग्लोबल समिट कई बार से हो रहा है, ये 7वां हो रहा था, आपका कलकत्ता में हो रहा था, ठीक है। तो याद रखिएगा यहाँ पे जो है देखिए ममता बनर्जी वहां के बंगाल के क्या है, मुख्यमंत्री हैं, बहुत जबरदस्त लेडी है, ठीक है। नवंबर को जो है पश्चिम बंगाल के कोलकाता में आयोजित किया गया था। इस समिट के समापन के दौरान जो है पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री कौन, ममता बनर्जी ने सौरभ गांगुली को राज्य का क्या है ब्रांड एम्बेसडर घोषित किया है। तो ये थोड़ा सा जान लीजिएगा। देखिए समारोह में बहुत इंपॉर्टेंट होता है, वहां पे जो है इतना बड़ा ब्रांड एम्बेसडर का घोषणा सौरभ गांगुली को किया गया है। तो ये हर बार होता है आपका पश्चिम बंगाल में ही होता है। यहाँ का सीवी आनंद बोस यहाँ के राज्यपाल है। तो ये सब बंगाल के बारे में, इसे बच्चा वाला क्वेश्चन आप लोग जानते होइए, सब कोई बड़ा क्वेश्चन नहीं। चलिए अब ये भारत में, भारत के विद्या पल्ली, अभी बताए ना परलई है या फिर पल्ली कर लीजिएगा, ठीक है। तो दोहा में विश्व 6 रेड महिला स्नूकर चैंपियनशिप हुआ था, ठीक है। आपका ये खिताब ये भी आई कर लीजिएगा भैया, ठीक है, बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। भारत में क्या है ना, विद्या पल्ली दोहा विश्व क्या है 6 रेड महिला स्नूकर चैंपियनशिप में क्या किया है, खिताब जीत दिया और अपने भारतीयों को हराई है, बहुत बड़ी बात है। अनुपमा रामाचंद्रन है, उसी को हराई है और हरा करके जो है ये अपना गोल्ड ले ली है, ठीक है। तो 6 क्या कहिएगा, 6 रेड महिला स्नूकर में कौन जीती है, विद्या पल्ली, याद रखिएगा, ठीक है। ये क्या फिर से एक बार मुंह में बोलिए, जब बोलते हैं ना याद नहीं आए तो 2 बार बोलिएगा, 3 बार बोलिएगा, तो फिर आप उस शब्द से क्या हो जाइएगा, फेमिलियर हो जाइएगा। जब आप शब्द से फेमिलियर हो जाइएगा तो फिर आपको समझने में भी आसानी होगा। चलें आगे बढ़े, आगे क्वेश्चन देखिए। आगे क्वेश्चन क्या है, श्री रॉबर्ट सेट कुटकीटोंग, देखिए ये जो है ना अभी थोड़ा सा चर्चा में बना हुआ था। देखिए उच्च मतलब राजनायिक तो बहुत होते हैं, उच्चायुक्त तो बहुत होता है, मगर जो थोड़ा सा चर्चा में हो उसको जान लीजिएगा। कीटोंग को जो है ना अभी ये इथोपिया के जो है उच्चायुक्त है। कहां पे कहिएगा, इथोपिया। ये इथोपिया आपका किसमें, ब्रिक्स में भी मिलने वाला है ना, यहीं पे थे आपका इथोपिया के उच्चायुक्त है। अब ये कहां के हो जाएंगे, मोजाम्बिक, ठीक है। मोजाम्बिक का राजधानी मपूतो है, ठीक है, मपूतो, मापू, ठीक है, ठीक तो लिखा है मपूतो, ठीक है। क्या कहिएगा, मपूतो इसका राजधानी है और वही का जो है इसको उच्चायुक्त नियुक्त किया गया है। अभी बना नहीं है, अब जाने ही वाला है। तो रिवर्ट कीटोंग अगर आपको कहीं पे मिलता है, देखिए यहाँ पे थोड़ा सा मोजाम्बिक जलधारा भी चलता है, फिर उधर जाएंगे तो फिर आपका चला जाएगा, ठीक है। ऐसे भी बहुत क्वेश्चन हम आज लेट हो गए हैं, ठीक है। तो चलिए वीडियो देखने के लिए शुक्रिया। और आज ज्यादा क्वेश्चन नहीं है, बस इतना ही क्वेश्चन था, बहुत लंबा वीडियो हो गया है। फिर हम लोग कल मिलेंगे एक नया एनर्जी के साथ। एनर्जी के साथ पढ़िए, साहस के साथ पढ़िए, देखिए सफलता से कोई नहीं रोक सकता है।